हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन 2580 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि स्वस्थ एवं मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याकरण की टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक कराने से पहले सबसे पहले अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे, यानी मोटिवेशन कोट देंगे। फिर उसके बाद जस्ट क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है, तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। यानी कि हमें अपने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना जारी रखना चाहिए। एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। आज व्याकरण के संज्ञा टॉपिक को लेकर आई हूँ। संज्ञा से लगभग प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, काम, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है। क्या कह सकते हैं? जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है, उस वस्तु को संज्ञा का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि नाम संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा से चलिए और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। संज्ञा क्या है? एक लाइन में उत्तर इसका। संज्ञा एक विकारी व्यय शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्वेश्चन 2, संज्ञा का निर्माण किससे मिलकर बना है? संज्ञा किससे मिलकर बना है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब ज्ञान। सम्यक मतलब भली भांति, ज्ञान मतलब ज्ञान, यानी भली भांति ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मूल अर्थ क्या है? यदि कोई पूछेगा संज्ञा का मूल अर्थ क्या है, तो संज्ञा का मूल अर्थ नाम है। संज्ञा का मूल अर्थ नाम है। संज्ञा क्यों आई? संज्ञा क्यों आई? संज्ञा नाम के लिए आई। संज्ञा किसके लिए आई है? नाम के लिए आई है। संज्ञा की परिभाषा एक लाइन में, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक लाइन में उत्तर है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है? संज्ञा का प्रभाव 3 चीज़ों पर पड़ता है। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक। संज्ञा का प्रभाव किन चीज़ों पर पड़ता है? 3 चीज़ों पर पड़ता है। लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, कारक। फिर आगे चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। आगे चलिए देखते हैं।
बनावट के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? बनावट के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा कौन कौन सी संज्ञा? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। वैसे संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं, लेकिन 5 जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक बढ़ जाते हैं। 5 कौन कौन से है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक जातिवाचक से ही मिलकर निकलकर बने हुए हैं। आगे इसी वीडियो में बताऊंगी कैसे ये दोनों जातिवाचक संज्ञा से निकले हैं। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार द्रव्यवाचक और भाववाचक दोनों जातिवाचक संज्ञा से बने हुए संज्ञा हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और भाववाचक, कुल मिलाकर 5। कौन कौन? एक बार 5 प्रकार के देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, डन। चलिए पहले इस 3 मुख्य संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा के जो 3 मुख्य पार्ट हैं उनको देखते हैं, फिर आगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी देखेंगे। 3 पहला कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड जातिवाचक संज्ञा और थर्ड भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक 2 संज्ञाएं, यानी टोटल मिलाकर 5 संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका किसका बोध होता है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, या फिर एक लाइन में कह सकते हैं जिसके जैसा कोई न हो। जब नाम लें तो बस वही दिखाई दे, जिसके जैसा कोई न हो, यानी वही महत्वपूर्ण है, तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम ले लीजिए, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, अशोक। अब कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो कृष्ण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, राम का करैक्टर तो वहाँ पे आ नहीं रहा है, यानी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल का नाम ले लीजिए, केला, केला का नाम लेंगे केला नजर आएगा, यानी कि वो विशेष वस्तु है। केला, संतरा, आम। ग्रंथ कोई है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। रामायण, पद्मावत, कुरान। नदी का नाम ले लीजिए, गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नगर का नाम ले लीजिए, वाराणसी, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, पटना, दिल्ली इत्यादि, यानी जिसके जैसा कोई न हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसके जैसा कोई न हो। चलिए आगे जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द में ले लीजिए इसका परिभाषा,
जिसके जैसा कोई न हो, जिसके जैसा कोई न हो, जिसके जैसा नहीं, जिसके जैसा कोई न हो व्यक्तिवाचक, जिसके जैसा बहुत से हो, जिसके जैसा बहुत से हो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, शहर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, जिसके जैसा बहुत से लोग हों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मजदूर, बैल, घोड़ा, एक सब एग्जाम्पल, सब उदाहरण जातिवाचक संज्ञा की दे रही हूँ। बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर, कुर्सी, मेज, पुस्तक, यानी कि जिसके जैसा बहुत से हो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द में कह सकते हैं जिसे पकड़ा ना जा सके, बस सिर्फ अनुभव किया जा सकते। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, जवानी, हरियाली, मिठास, अपनापन, बचपन, नारीत्व, मनुष्यता, उन्नति, ढलान, गरीबी, अमीरी, रसीला, करवाट, मिठास, खटास, सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चलिए शॉर्ट में सबको बता दे रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिसके जैसा कोई न हो। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा बहुत से हो। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिससे पकड़ा न जा सके, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से तीन। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के दो भेद, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक चलिए देखें किसे कहते हैं। जहाँ जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ समूह का बोध हो, सदैव एक वचन में माना जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, पार्टी, मेला, पार्टी, मेला, गिरोह, पुलिस, परिवार, भीड़, झुंड, दल, जनता, समिति, मंडल, वर्ग, टोली, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या कह लीजिए कि जिससे धातु या पदार्थ का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे धातु पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, कोयला, लोहा, पीतल, पानी, जस्ता, निकिल, तांबा, दूध, घी, तेल, यानी द्रव्य के रूप में जो भी है सबको ले लेंगे, से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए तो कुछ नियम देखते हैं कि कैसे व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कन्वर्ट किया जाता है।
क्वेश्चन आ जाता है परीक्षाओं में, बोलता है कि एक व्यक्तिवाचक का उदाहरण दे देगा और इसको बोलता है कि इसको जातिवाचक में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन यदि बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है खुद ब खुद। क्या कही हूँ अभी? किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमारे देश में जयचंद नाम का राजा था। हमारे देश में जयचंद नाम का राजा था। अब इसको हमको जातिवाचक बनाने के लिए आगे कही ना कि जो एक वचन रहता है उसको बहुवचन बना दे। जयचंद एक वचन है तो इसको बहुवचन कर देंगे, जयचंदो कर देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद मतलब गद्दारों, यानी कि गद्दारों की। जयचंद कहो तो सिर्फ नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जयचंदो कह दो तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए, लंका का राजा रावण था। ये तो व्यक्तिवाचक हो गया, एक ही रावण है जो लंका का राजा था। लंका का राजा रावण था। आज घर घर में रावण है। आज घर घर में रावण है तो ये बन गया, बताइए क्या बन गया? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना रहे हैं तो जातिवाचक बन गया। फिर आगे उदाहरण देखिए, अयोध्या में मंथरा नाम की दासी रहती थी। अयोध्या में मंथरा नाम की दासी रहती थी। इसका जातिवाचक बनाने के लिए आज घर घर में मंथरा है। मंथरा मतलब कूटनीति जैसे मतलब चापलूसी करने वाली औरत। फिर आगे देखिए, स्वर्ग लोक में नारद जी झगड़ा लगाते हैं। स्वर्ग लोक में नारद जी झगड़ा लगाते हैं। इसका जातिवाचक बनाने के लिए आज देश में नारदों की कमी नहीं है। आज देश में नारदों की कमी नहीं है। नारदों मतलब चापलूस व्यक्ति। चापलूस व्यक्ति को नारद कहते हैं। नारद मुनि क्या करते हैं? इस लोक का बात उस लोक में, उस लोक का उस लोक में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज देश में नारदों की कमी नहीं है। सेकंड देखिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के नाम की उपाधि दी जाए तो वह उपाधि वाला नाम जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आइए आगे समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे, राधा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे और राजा, अब मान लीजिए राधा की उपाधि, राधा नाम की जो है उनकी उपाधि लक्ष्मी से की गई है। अंबुज कलयुग का राम है, यानी कि राम की उपाधि अंबुज से लगाया गया है कि अंबुज कलयुग का राम है। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इसी के साथ मैं क्लास को विराम करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। क्लास लंबी हो गई और चलिए कोई बात नहीं, पर अच्छी है। ये संज्ञा का पोर्शन इसी में पूरा कन्वर्ट कर दी हूँ। इसका क्वेश्चन किसी अगले क्लास में कराऊंगी और इसको डिटेल से देखिएगा
फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाऊंगी। और आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।